गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कल बताया था हमने कीमत प्रभाव क्या होता है, कीमत प्रभाव से क्या अभिप्राय है। कीमत प्रभाव से अभिप्राय ये है, यदि उपभोक्ता की आय और एक वस्तु की कीमत स्थिर रही, दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उपभोक्ता की मांग मात्रा पे जो प्रभाव पड़ेगा उसको हम कीमत प्रभाव कहेंगे। तो कीमत प्रभाव ये डायग्राम द्वारा दर्शाया था। जैसे ये प्रारंभिक कीमत लाइन थी, ये संतुलन इसका यहाँ पे था, उसके बाद इसका यहाँ ई बिंदु पे संतुलन था। ये प्राइस लाइन जो है ये थी पीपी, और ई बिंदु पे इसका संतुलन था। उपभोक्ता वस्तु वाई की OY1 मात्रा और वस्तु एक्स की OX1 मात्रा क्रय कर रहा था। अब मान लीजिए एक्स वस्तु सस्ती हो गई है तो जो बजट लाइन है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और पी से P1 हो जाएगी। तो उपभोक्ता का संतुलन ई बिंदु पे था। एक्स वस्तु सस्ती होने से उपभोक्ता एक्स वस्तु की ई से E1 ज़्यादा मात्रा खरीद रहा है, या एक्स से X2 मात्रा ज़्यादा खरीद रहा है, X1 से X2 मात्रा ज़्यादा खरीद रहा है। उसके बाद एक्स वस्तु और सस्ती हो गई है तो उसका संतुलन E2 बिंदु पे था। बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो गई, PP2 हो गई है और इंडिफरेंस करोगे E2 बिंदु पे स्पर्श करती है, जहाँ उपभोक्ता X2 X3 मात्रा अधिक खरीद रहा है। ये सस्ती होने की दशा में कीमत प्रभाव है। अगर एक वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, मान लीजिए दूसरी वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है तो उपभोक्ता की मांग मात्रा कितनी बढ़ती है, या वस्तु महंगी हो जाने की दशा में कितनी कम होती है। इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, महंगी होने की दशा में मात्रा कम हो जाएगी। अब जो आज की महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। जैसा नाम से पता लगता है, आय प्रभाव से अभिप्राय वो होता है जिससे उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन ना हो और उपभोक्ता की आय जो है वो उसमें परिवर्तन हो जाए, तो उपभोक्ता की मांग मात्रा पे जो प्रभाव पड़ता है उसको आय प्रभाव कहेंगे। अर्थात उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दोनों वस्तुओं की मांग मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है उसको इनकम इफेक्ट कहते हैं। आय में परिवर्तन के कारण मांग में जो प्रभाव पड़ता है उसको हम इनकम इफेक्ट कहेंगे। तो ये हुआ आय प्रभाव। तो कीमत प्रभाव पहले बताया जा चुका है, तो ये हुआ आय प्रभाव। तो ये आय प्रभाव को यहाँ इसको डायग्राम से बता देते हैं। मान लीजिए उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, वस्तु X और वस्तु Y। X एक्सिस पे X वस्तु को लिया है और Y एक्सिस पे Y वस्तु को लिया है। तो मान लीजिए हमारी प्रारंभिक कीमत लाइन जो है वो P है। तो उपभोक्ता का मान लीजिए संतुलन जो है ई बिंदु पे होता है। उपभोक्ता Y वस्तु की और Y मात्रा खरीद रहा है और X वस्तु की OX मात्रा खरीद रहा है। अब मान लीजिए इस अवस्था के अंदर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए, उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, तो उपभोक्ता की आय बढ़ने से जो वस्तु है उनकी मांग मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उपभोक्ता की आय बढ़ने से, जैसा मैंने बताया था, आय बढ़ जाए तो प्राइस लाइन जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, P1 हो जाएगी, ऊपर की तरफ दाहिनी तरफ अपवर्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो आय बढ़ गई तो दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा उपभोक्ता खरीद सकता है। तो दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीदेगा तो ये P1 हुआ, अपवर्ड शिफ्ट हुई इनकम में। इसकी इतनी मात्रा बढ़ी है, इसकी P से P1 मात्रा ज़्यादा बढ़ी है और इसकी P से P1 मात्रा इसकी ज़्यादा खरीद सकता है, क्योंकि उपभोक्ता का बजट बढ़ गया है, उसकी आय में वृद्धि हो गई है। वस्तुओं की कीमतें पहले की तरह समान है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो उपभोक्ता जो है वो E1 बिंदु पे शिफ्ट हो जाएगा। E से E1 बिंदु पे उपभोक्ता का परिवर्तन हो जाएगा।
तो उपभोक्ता E1 बिंदु पे चला जाएगा। E1 बिंदु पे उपभोक्ता का जो संतुलन है वो दोनों वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात आय बढ़ने से दोनों वस्तुओं की वो ज़्यादा मात्रा खरीद सकता है। अब मान लीजिए उपभोक्ता की आय में और भी वृद्धि हो जाए, तो और भी वृद्धि होने से वो ये पहले IC2 IC1 और ये है IC2, ये E2 बिंदु है। तो और दोनों वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा खरीद सकेगा। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से दोनों वस्तुओं की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। तो उपभोक्ता की आय के ऊपर ही उपभोग डिपेंड करता है, इसलिए आय बढ़ने से उपभोक्ता का जो आय लाइन है वो बजट लाइन है, इनकम लाइन भी कह सकते हैं इसको। ये बजट लाइन है, ये अपवर्ड शिफ्ट हो गई है और पहले PP थी, अब P1 हुई, अब P2 हो गई है। और ज़्यादा आय बढ़ने से उपभोक्ता की, और उपभोक्ता का संतुलन E2 बिंदु पे होता है जो दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा को दर्शा रहा है। तो ये हुआ प्राइस इफेक्ट। अब वस्तु मान लीजिए इनकम कम होने का भी वही प्रभाव होगा। पहले यहाँ संतुलन पे, पहले ये E2 बिंदु पे संतुलन होगा। अब आय मान लीजिए कम हो गई है तो E1 बिंदु पे आ जाएगा, और आय और कम हो गई है तो E बिंदु पे आ जाएगा। दोनों वस्तुओं की कम मात्रा खरीदेगा, अर्थात जब आय बढ़ेगी उपभोक्ता की तो उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी। स्वाभाविक है, दोनों चीज़ों की मांग अधिक कर सकता है उपभोक्ता। और जब आय में कमी आएगी तो उपभोक्ता की जो है वो मांगी गई मात्रा में भी कमी आएगी। इसलिए आय प्रभाव से अभिप्राय ये हुआ उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको हम आय प्रभाव कहेंगे, जिसका मैंने रेखा चित्र द्वारा बता दिया। आप इन तीनों बिंदुओं को अगर मिला दें तो ये ICC इनकम कंजम्पशन कर्व, आय उपभोग वक्र हमें प्राप्त हो गया है। आय बढ़ने से जो इसका ढलान ये दर्शाता है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी उपभोक्ता का दोनों वस्तुओं के लिए उपभोग बढ़ रहा है, क्योंकि ये अपवार्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ ये जा रहा है, तो दोनों वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा को परचेज कर रहा है। तो इनकम कंजम्पशन कर्व हमने निकाल लिया। आय उपभोग वक्र इसको कहेंगे। आय के विभिन्न स्तरों पर, आय उपभोग वक्र से अभिप्राय ये होता है आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न स्तरों को दर्शाने वाले वक्र को हम आय उपभोग वक्र कहेंगे, इनकम कंजम्पशन कर्व कहेंगे। जो इनकम कंजम्पशन कर्व इनकम के लेवल पे जो कंजम्पशन दर्शाता है, इनकम में जो परिवर्तन कमी या वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में कमी या वृद्धि को दर्शाता है, उसको हम आय उपभोग वक्र कहेंगे। तो ये हुआ इनकम इफेक्ट। हमने जैसे मान्यताएं वही हैं, उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी होती है, आय में परिवर्तन होता, दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं, कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको हम आय प्रभाव कहेंगे। आय प्रभाव की रेखा चित्र द्वारा मैंने व्याख्या बता दी है। PP प्रारंभिक कीमत लाइन है, जो IC कर्व IC को E बिंदु पे स्पर्श कर रही है। उपभोक्ता संतुलन के लिए शर्तें हैं, कीमत लाइन इंडिफरेंस कर्व को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए, दोनों का ढलान नीचे की तरफ होना चाहिए, अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो प्रतिस्थापन की सीमांतर घटती हुई होनी चाहिए। तो E बिंदु पे प्रारंभिक संतुलन है। अब मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़ गई है तो ऊंचे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर उपभोक्ता चला गया है। IC1 जो ज़्यादा संतुष्टि देता है, जैसे जैसे डिफरेंस कर्व ऊपर होता चला जाएगा वो ज़्यादा संतुष्टि को शो करेगा। तो E1 बिंदु पे उपभोक्ता का संतुलन चला गया है। अब मान लीजिए उपभोक्ता की आय में और वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता और दोनों वस्तुओं की अधिक मांग करेगा, और इंडिफरेंस कर्व IC2 को P2 जो बजट लाइन है वो E2 बिंदु पे काट रही है, और उपभोक्ता का संतुलन E2 बिंदु पे है। स्वाभाविक है, उपभोक्ता की आय बढ़ने से उसके उपभोग में वृद्धि होती है। अगर हम E1 और E2 को मिला दें तो हमें आय उपभोग वक्र प्राप्त हो जाता है, इनकम कंजम्पशन कर्व हमें मिल जाता है। इसको हम आय उपभोग वक्र
कहते हैं। अब बचता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। पहले हमने बताया था प्राइस इफेक्ट, उसके बाद हमने बताया इनकम इफेक्ट। अब ये बचता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उपयोग करना, प्रतिस्थापित करना, उपभोग करने के लिए एक वस्तु की कम मात्रा दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करना, एक वस्तु की इकाइयों का परित्याग करना, दूसरी वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाना। इसको, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कल विस्तार से बताएंगे। ये हुआ हमारा प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, दो हुए। बाकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम कल इसका वर्णन करेंगे। थैंक यू।